मुझे लग रहा है कि आप सभी छात्र पढ़ रहे हैं यहाँ। यू प्लीज आप नए हैं अभी, घबराएंगे नहीं। यह जो सेशन होगा, रिजल्ट आ गया कल परसों। मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था। आपको मालूम है कि मेंस में 30 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 30। तो मैंने क्या किया कि शुरुआती दौर में यदि हम 30 बनाने बैठ जाएंगे अभी, तो आप घबरा जाओगे, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या है कि 2-3 मॉक 15-15 बांट दिया हूँ। जैसे 15 आज करवाऊंगा, फिर 15 कल करवाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना क्वेश्चन बना लेते हैं, महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन बनाते वक्त क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा। क्वेश्चन के लेवल के लिए मेरे 10 मॉक को भी ठीक से आप पढ़ लें तो मेरा विश्वास है कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो मैं करवा रहा हूँ वह आपके ऐप पे फ्री PDF में अपलोड होगा, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको लिखने का प्रयास करना और बनाने का प्रयास करना। अब जैसे क्वेश्चन 1 है, क्योंकि आपके सिलेबस का एक थीम है क्रिटिकल रीजनिंग इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन। तो ये अपने आप में क्रिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखें नंबर 1 क्वेश्चन। जो लगे तो आप अपने आंसर में सिर्फ क्वेश्चन में 1 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? 3 बॉयज आदि, सैंडी एंड कैंडी वर आस्क्ड द कलर ऑफ अ बैग। 3 लड़के आदि, सैंडी तथा कैंडी, आदि, सैंडी तथा कैंडी से बैग के रंगों के बारे में पूछा गया। उससे पूछा गया कि बैग का रंग क्या है। तो 3 लड़के में से आदि कहते हैं कि बैग हरा नहीं है, बैग हरा नहीं। और सैंडी ने कहा कि बैग या तो लाल है या पीला है। और कैंडी ने कहा कि बैग लाल है। तो 3 बालक हैं। आदि का कुछ कहना है, सैंडी का कुछ कहना है, कैंडी का कुछ कहना है। आदि सेड बैग इज नॉट ग्रीन, बैग इज नॉट ग्रीन। सैंडी ने कहा बैग इज इधर रेड और येलो। क्लियर? और कैंडी ने कहा बैग इज रेड। तो ये कंफर्म हो गया कि बैग कितने रंग के होने की संभावना है? 3। या तो ग्रीन या रेड या येलो। इन 3 में से एक रंग बैग के होंगे। अब कह रहा है कि 3 में से कम एक सत्य बोलता है, कम से कम एक सत्य बोलता है, और कम से कम एक झूठ बोलता है। मतलब तीनों सही नहीं बोल सकते, 2 सही बोल सकते हैं, लेकिन एक का झूठा होना जरूरी है। एक का झूठा होना जरूरी है। बैग का रंग क्या है? पहली बात इसमें सोचना यह होगा कि बैग की संभावनाएं है कितनी कितनी? ग्रीन, रेड, येलो। यदि बैग हरा नहीं है, इसको हम सही मान लें, तो बैग या तो लाल या पीला होगा। तो दोनों सही हो गया ना। और बैग लाल है, यह भी सही हो गया, तीनों सही हो जाएगा। यदि मैं सैंडी की बात बोलूं लाल या पीला, इसका मतलब लाल होने की संभावना 50% है और पीले की भी 50 है, तो तीनों सही हो गया। इसका मतलब यह है कि बैग का रंग पीला है। ऐसा इसलिए कि यदि बैग का रंग पीला होगा तो सैंडी की बातें सही हो जाएगी और कैंडी की बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कैंडी ने कहा लाल है। और यदि हम लाल मान के चलते हैं तो लाल यह भी सही है, और आखिर सैंडी ने भी तो लाल की बात कहा है ना, 50%, ये भी सही हो जाएगा। और हरा नहीं का मतलब लाल भी होते हैं। लेकिन एक झूठा व्यक्ति बनाने के लिए हमने कैंडी को बना दिया झूठा, लाल नहीं है। तो यदि लाल नहीं है तो डंके के चोट पर वह कलर क्या है? पीला है। तो हम कह सकते हैं कि बैग का रंग येलो है। तो यहां बहुत ही सोच के क्वेश्चन को क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4-5 भी आ गए, अलग अलग टाइप के आएंगे, तो फिर बच्चे वहां घबरा जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पीला। पीला होने का मतलब यह गलत, यह सही।
एक सच्चा और एक झूठा। क्लियर? इसके पीडीएफ शशिकर्णा ऐप के ऐप पर फ्री पीडीएफ में अपलोड हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। परफेक्ट लॉजिक एक ही है कि एक को पहले गलत कर दो, ऊपर को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट ग्रीन का मतलब खुद डिलीमा में चल रहा है। यदि ग्रीन होता तो हम गलत करते, नॉट ग्रीन है, वो तो खुद अपने आप को बचा लिया। हाँ कि गलत एक आदमी 100% हो, तो जिस दिन ये लाल गलत हो गया तो बचा क्या? इनमें से दोनों सही हो सकता है। यहां सबसे कीवर्ड है गलत व्यक्ति को पहचान लो तो काम तमाम हो जाए। क्लियर? अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट, जिसके 3 क्वेश्चन की संभावना मेंस में बन रही है। आप भी यहां आ जाए, ठीक है? वहां चलिए, कम से कम 3 क्वेश्चन की संभावना बन रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे जहां 3 क्वेश्चन होगा। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर बनाऊंगा। 7 मित्र PQRSTUV अलग अलग विषय, गणित, भौतिकी, जितने भी छात्र लाइव में सभी रिप्लाई करेंगे। फिजिक्स उस पे चल रहा है क्या? मोबाइल पर देखे तो खोल के चल रहा है, मेरे में नहीं आ रहा है, क्यों? मोबाइल पर एक बार देखिए तो, साउंड म्यूट करके एक बार खोल के देखें मोबाइल पर है कि नहीं। मैसेज बच्चों का नहीं देख रहा हूं। 7 मित्र PQRSTUV अलग अलग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जैविक, अंग्रेजी, इतिहास, ठीक है, मनोविज्ञान, फ्रेंच पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में, इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंग गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, सफेद, नारंगी पसंद है। तो यहां 7 व्यक्ति हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, और 7 का रंग क्या है? अलग अलग। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो याद रखना, आप सिर्फ यह देखो कितने बात की जानकारी है। ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं कि हिंदी मीडियम है आप लोग का? बोथ मीडियम है, तो पहले मैं हिंदी ही पढ़ा दूं। देखो यहां सबसे महत्वपूर्ण है ब्रदर कि हमारे टीम में कितने बच्चे हैं? तो यहां 7 कर देंगे फ्रेंड। फिर देखो आप कितने सब्जेक्ट हैं? 7, और सबका अपना अपना रंग। तो यहां कर देना मित्र, यहां कर देंगे आप सब्जेक्ट, और यहां कर देंगे आप कलर। यह सेशन चलेगा लगातार। मैं जिनको भी आना हो इस सेशन में, मैंने पहले भी कहा है कि जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी आकर बैठ सकते हैं 8 से 9 प्रैक्टिस सेशन में, बहुत ही फायदेमंद होगा। और यूट्यूब पर भी देखने का प्रयास करें जितने छात्र लाइव हैं। आप लोग गलती क्या करते हो कि मित्र के नाम को सजा लेते हैं। मित्र के नाम को सजाने का प्रयास ना करें। 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ब्रदर, क्वेश्चन का जो थीम है कि टी को जैविकी पढ़ाता है, तो 7 व्यक्ति अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। जैविकी का मतलब इंग्लिश में क्या बोल देंगे उसको? बायो। तो टी का सब्जेक्ट है बायो, और उसे हरा रंग पसंद है। कौन सा रंग? ग्रीन। तो आप यहां ग्रीन लिख दो, एकदम रिलैक्स। अब लिखा है क्यू इतिहास पढ़ाता है। क्यू का सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो क्यू इतिहास पढ़ाता है, परंतु उसे पीला या नारंगी पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक येलो एंड ऑरेंज। उसे पीला और नारंगी पसंद नहीं है। जिसे लाल पसंद है वह भौतिकी पढ़ाता है। इसका मतलब एक टीचर है फिजिक्स का जिनको कौन सा रंग पसंद है? रेड कलर। क्या पसंद है? रेड कलर। और पी फ्रेंच पढ़ाता है। पी नामक व्यक्ति का सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। देखना मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डेटा को लिख रहा हूं लॉजिकली। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। उसे नीला पसंद है, तो पी फ्रेंच पढ़ाता है, और क्या पसंद है? ब्लू कलर पसंद है। अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद है। जो इंग्लिश पढ़ा रहा है उसको क्या पसंद है? पिंक। गणित और वी मनोविज्ञान पढ़ाता है। सॉरी, आर मैथमेटिक्स और वी क्या पढ़ाता है?
मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी। तो यही बताओ, दो व्यक्ति है ना, तो आर क्या पढ़ा रहा है? आर पढ़ा रहा है मैथ। क्या यहां मैं आर लिखूं? नहीं, यहां नहीं। और वी क्या पढ़ा रहा है? साइकोलॉजी। कोई दिमाग पे मैं लोड ले रहा हूं? अब लिखा है यू को लाल पसंद नहीं है, तो क्या यहां यू होगा? तो यू को पिंक। टी क्यू पी यू आर वी क्या बचा? तो एस क्या पढ़ाएगा? रीजनिंग नहीं, सत्य करना यहाँ नहीं है। अब देखें, अब लास्ट में लिखा है मैथ के टीचर को पीला पसंद नहीं है, तो क्या यहां येलो कलर होगा? येलो यहां नहीं, यहां नहीं। साइकोलॉजी वाले क्या करेंगे? येलो। और यहां ऑरेंज नहीं, तो मैथ वाले क्या लेंगे? ऑरेंज। तो हिस्ट्री वाले क्या बचा? देखो, ग्रीन रेड ब्लू पिंक ऑरेंज येलो, क्या बचा? तो हिस्ट्री वाले को। अब इस बेस पर 3 क्वेश्चन आएंगे, बना सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पर 2 to 4 नंबर लिखकर इसको बना लें, इसको बना लें। अब मैं इंग्लिश मीडियम बता रहा हूं, कोई नहीं इंग्लिश में लिखना। आप मैं इसको रब करूंगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन 3 आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3, रिकॉर्डिंग वाले मेरा संभावना है 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग और 3 आपके आएंगे डिसीजन मेकिंग के पार्ट। 6 क्वेश्चन तो कंफर्म मान के चलिए, जो बोनस होगा। राइट। 7 फ्रेंड्स PQRSTUV टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। कॉपी पे ना लिखने का प्रयास करना। हमारे टीम में कितने व्यक्ति हैं? 7। तो यहां क्या करें आप, ऐसे बना दे 3 पार्ट। प्लीज ड्रॉ। यहां लिखो फ्रेंड्स, यहां लिखें सब्जेक्ट और यहां लिखें कलर। कॉपी में लिख लें, क्वेश्चन कल अपलोड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर पुट करने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है टी टीचेज बायो। टी क्या पढ़ा रहा है? बायो। तो यहां लिखना टी और ही टीचेज बायो। टी टीचेज बायो। एंड लाइक्स ग्रीन कलर। क्या पसंद कर रहा है? ग्रीन कलर। रिलैक्स मोड में। क्यू टीचेज हिस्ट्री। क्यू का सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। एंड ही डज नॉट लाइक येलो और ऑरेंज। उसे पीला रंग और नारंगी पसंद नहीं है। द वन हु लाइक रेड टीचेज फिजिक्स। मतलब जो रेड पसंद कर रहा है, ही टीचेज फिजिक्स। आई डोंट नो हु टीचेज फिजिक्स। पी टीचेज फ्रेंच एंड लाइक्स ब्लू कलर। तो पी का है फ्रेंच और क्या पसंद करता है वो? ब्लू कलर। एग्री। अब लिखा है क्वेश्चन में द वन हु टीचेज इंग्लिश लाइक पिंक। एक टीचर है जो क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश, और वो क्या लाइक करता है? पिंक कलर। आर्ट टीचेज मैथमेटिक्स। आर्ट टीचेज मैथमेटिक्स एंड वी टीचेज साइकोलॉजी। यू डज नॉट लाइक रेड कलर। तो यहां यू नहीं है, तो यहां कौन होगा? यू। क्या बचा? एस टीचेज फिजिक्स। नाउ मैथमेटिक्स टीचर डज नॉट लाइक येलो कलर। तो यहां येलो नहीं, यहां येलो नहीं, तो वी क्या पसंद करेगा? येलो कलर। ऑरेंज यहां नहीं, तो आर क्या करेगा? ऑरेंज। तो यहां क्या बचा? विद इन 2 minutes वी कैन सॉल्व 3 क्वेश्चन। राइट। इसको लिख लिए। अब इस बेस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन कहा गया सफेद किसे पसंद है? क्यों? नन ऑफ दीज। फिर पूछा गया आपसे हु लाइक्स ऑरेंज कलर? आर। वेल डन। फिर पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन, 3 के पैकेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से सही है? आपको बताने हैं डेफिनेटली ट्रू। सुनना ध्यान से, डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है? रेड टी फिजिक्स, ये होगा क्या? लाल टी फिजिक्स सही है?
पिंक यू इंग्लिश, रेड एस साइकोलॉजी, क्या होगा बी? आगे कोई जरूरत ही नहीं करने का, जाने एग्जाम में। बहुत आपने सही कहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का जो कहलाएगा आपके एग्जाम के लिए, इसका नाम है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। सिलेबस जुड़ा है ना, इस टाइप के दो क्वेश्चन की संभावना बन रही है, सोशल भी और इमोशनल भी। आप पढ़ते वक्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना होकर इमोशनल इंटेलिजेंस का सम्मान करें, पहले हिंदी मीडियम। नीचे एक स्थिति का वर्णन है जिसके बाद 4 संभव उत्तर दिए गए। संभव का मतलब पॉसिबिलिटी, सबसे अच्छा कौन है। जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न केवल एक ही उत्तर चुनना है और ये दिया गया है। अब लिखा है क्वेश्चन यहां से, एक महत्वपूर्ण, सुनना, एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण, मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। आपका या जो भी मेल फीमेल हो, आसन अधिकारी, आसन का मतलब जो होता है जो काम साथ साथ करते हैं, जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी। मान लीजिए आप भी इनकम टैक्स में काम करते हैं, आप भी काम करते, दोनों आसन अधिकारी हैं, उसको आपको जानकारी नहीं मिला। आसन अधिकारी जिसने आपको इसके बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी थी, अब आप पर यह दबाव डाल रहे हैं। आसन का मतलब यहां सीनियर का हो जाएगा, जो आपसे बॉस हैं, वह दबाव डाल रहे हैं कि आप इसका दोष उस पर ना डालें। तो मैं इंग्लिश पढ़ लूं तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगा। इंग्लिश देखो क्या लिखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। योर इमीडिएट बॉस, इमीडिएट बॉस का मतलब होता है कि जो आपसे ऊपर बैठा है। जैसे इमीडिएट बॉस होते हैं बट रैंक होने पर वो सीनियरिटी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टीम में एक इंस्पेक्टर हैं और बाकी सब इंस्पेक्टर हैं, तो बॉस कौन हो जाएगा? इंस्पेक्टर। तो यहां देखें, इमीडिएट बॉस हु हैज नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग इज नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन यू नॉट टू प्लेस एन एलिगेशन अगेंस्ट हिम हर यू वुड। तो इसमें आपके पास एक प्रेशर आया। प्रेशर का मतलब इमोशनल भी हो जाएगा। अब आप इमोशनल भी हो रहे हैं कि पता नहीं मेरी नौकरी कहीं चली न जाए। तो एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका जो आसन अधिकारी हैं, जो इमीडिएट बॉस हैं, जिसने आपको इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी थी, अब वह यह डाल रहा है कि आप लिख कर दो कि इसमें दोष उस पर ना डालें, मतलब बॉस पर दोष ना डालें, खुद एक्सेप्ट करो कि आप नहीं आए। क्लियर? अब यहां 2 प्रॉब्लम है। मीटिंग की जानकारी क्या आपको था? नहीं, आप नहीं ज्वाइन किए। अब आपका जो बॉस है तुरंत ऊपर वाला कह रहा है नहीं, तुम यह सोचो कि आप क्यों नहीं आए, मुझे इन्फॉर्म ना करो। तो आपको क्या डाल दिया? वो इमोशनल कर दिया। तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे कि हमने क्यों नहीं आया। तो ऐसे सही करोगे तो फिर आप बॉस पर दबाव, इग्नोरेंस कर रहे हो। अपने सर्वोच्च अधिकारी की स्थिति, देखो इसमें ना आंसर एक फिक्स नहीं होता है, तो चारों में सबसे अच्छा लगे उसका चुनाव करना। गलत कोई नहीं है, सब सही होगा, एक सबसे बढ़िया होगा। बी, अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से, बच्चे कह रहे हैं वो करें, कोई बात नहीं। अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराने के लिए उससे भेंट का समय लेंगे। स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार करेंगे, नौकरी चली जाएगी। बैठक के समन्वयक पर इसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक की जानकारी नहीं दी। अब सुनना, देखिए ए क्यों नहीं होगा। ए में
आप कुछ भी करेंगे तो आप उत्तर भेजेंगे तो तथ्य की व्याख्या करते हुए, और आप पर क्या है, दबाव है। तथ्य तो है ही नहीं कि हम क्यों नहीं आए। जब आपका इमीडिएट बॉस आप पर दबाव डाल रहा है कि इस पर उसका दोष ना डालें, उससे जो सीनियर अधिकारी होगा उससे हम मिलकर बोलेंगे कि हम पर यह दबाव है, क्योंकि हम मामला नौकरी बचाने का है। तो अपने सर्वोच्च अधिकारी, क्योंकि उसका भी तो कोई बॉस होगा ना, सर्वोच्च अधिकारी को कंडीशन से अवगत कराने के लिए उससे भेंट का समय लेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पुलिस के डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है, सीबीआई में, इनकम टैक्स में। जब कभी कभी लगता है कि सीनियर वाला नहीं मांगता है तो चला जाता है एसीपी के पास, क्योंकि नौकरी बचानी है। तो यदि कल को आप किसी नौकरी में काम कर रहे हैं इनकम टैक्स में ही, तो आपके यदि बॉस से तालमेल नहीं होगा, दबाव डाल रहा है, शिकायत तो ऊपर करेंगे ही। जब कोई व्यक्ति को लगता है कि लोअर कोर्ट से काम नहीं चल रहा तो कहां जाता है, ऊपर वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में। वहां नहीं गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये वाला हाई कोर्ट है यहाँ। ये तो गलत हो गया, और इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम को और कर रहे हैं। सबसे अच्छा कौन है, बी। इससे क्या होगा कि आप जो मेंटली दबाव में है ना वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री। आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है, खासकर प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब में, तुरंत वाला बॉस बहुत हार्ड होता है और उसके ऊपर का बॉस बड़ा सॉफ्ट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, लाइफ में देखेंगे आप बहुत जगह। टीचर हार्ड है, प्रिंसिपल सॉफ्ट, ऐसे होते हैं। वही हाल है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां में, ये हिंदी में नहीं है क्या, अच्छा इंग्लिश में ही है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या है आप, प्रशासनिक। हैव बीन अप्रोच्ड बाय द डॉटर इन लॉ ऑफ एन इन्फ्लुएंट पर्सन रिगार्डिंग harassment by her in-laws on account of insufficient dowry। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके पास एक इन्फ्लुएंसली पर्सन का मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, जो बहुत ही गांव का दबंग व्यक्ति है। एक प्रभावशाली व्यक्ति की कौन, पुत्रवधू आपके पास आती हैं और दहेज के प्रताड़ना का केस करके वह आपसे मदद मांगती हैं। हर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अप्रोच यू बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर यू वुड। ये हो गया ना सामाजिक उपलब्धता। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपसे यह कहकर बोलती है कि मेरे ससुर, इन लॉज का मतलब सास ससुर, अपने ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले मुझ पर दहेज के लिए दबाव डाल रहे, इनसफिशियंट डॉरी है, जो तुम्हारे पिताजी ने दिया है वो कम दिया है। तुम्हारे पिताजी ने BMW कार क्यों नहीं दिया, क्यों दिया होंडा सिटी। तो इनसफिशियंट डॉरी का मतलब दहेज कम के लिए उन पर दबाव डाल रहा है। फिर कह रही है कि मेरे पिता आपके पास इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको समाज का डर है। वो किसकी घर की बहू है, एक प्रभावशाली व्यक्ति की बहू है, लिखा हुआ ना कहीं, इन्फ्लुएंस पर। तो अब आपको वो महिला क्या कर दी, इमोशनल। मान लीजिए आप ही SHO हैं और एक महिला जाकर रो रही है, देखो मेरा घर वाला मुझे मार रहा है, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो आंसू आ जाएगा ना। फिर कह रही है कि मुझे 4 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि दहेज दो, आप क्या करेंगे। तो हमें सोशल इंटेलिजेंस का ही पालन करना पड़ेगा। सोशल का मतलब है हम अपने नियम से काम करें, ऐसा काम करें कि नौकरी बचा लूं और सामाजिक और सामंजस्य भी कर लूं। नंबर 1, कॉल द इन लॉज फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ससुराल वाले को बुलाएंगे, ससुराल वाले तुरंत बोल देंगे कि यही लड़का है जो मेरी पुत्रवधू के साथ चक्कर है, उल्टा केस हो जाएगा। यदि हम बिना प्रूफ का हाथ डालेंगे तो उनके ससुराल वाले यही बोलेंगे, इसी के कारण। कई बार होता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो कोई कंप्लेन करता मौखिक तो कहते हैं लिख कर दो। मान कोई गर्ल्स यह बोलती है कि मेरा लड़का पीछा कर रहा है, तो मैं लड़का को नहीं डांटता हूं, तो लिख के दे दो क्योंकि मैं अपनी जान बचाऊंगा। कल को लड़का ही बोल दे तब प्रूफ क्या है। तो यदि आप बिना प्रूफ के उसको बुलाओगे
तो उल्टा आप पर वो केस कर देगा कि यही वो अधिकारी है जो मेरी बहू के साथ गलत नजर लेके चला है, नौकरी भी चला गया। तो कभी भी आप इमोशनल मत होना। एक सेकेंड, ये क्या है? गलत। काउंसल द लेडी टू एडजस्ट गिवन सच अ सर्कमस्टांसेस। आप महिला पर दबाव डालेंगे कि तुम कंडीशन करता और समझौता कर लो और घूट घूट कर जीना सीखो। क्या मैं सोशल इंटेलिजेंस व्यक्ति बना? मैं तो उसको इमोशन को किल कर दिया। टेक एक्शन आफ्टर हर पेरेंट्स अप्रोच यू। अब जब तक उसके पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा, ये भी क्या है? गलत। आस्क हर टू लॉज कंप्लेन। आप जानते हो कि बिना कंप्लेन का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आस्क हर टू लॉज कंप्लेन विद द पुलिस। सबसे अच्छा आंसर डी है। ऐसे क्वेश्चन 2 आएंगे जो कहलाएगा सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? अब देखें, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन घबराहट में लोग घबरा जाएंगे, पता नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब एक काफी सिंपल है मिरर इमेज। 30 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इतना इजी होगा, 8-10, जिसको लगेगा कि ओ माय गॉड 20 क्वेश्चन उड़ाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ये फिर रह सकते हैं, संभावना है। खैर जो भी हो, इस 4 का एक सेकेंड मिरर इमेज क्या बनेगा? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? डी से या 4 से? ये गलत, 4 उल्टा होगा नहीं। अब देखो, ये बी सीधा होगा नहीं, देखते ही टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहां एक डाइस दिया गया है। इस वर्ष सीजीएल में प्री में डाइस नहीं थे, इसलिए डाइस के क्वेश्चन संभावना काफी स्ट्रांग है। निम्नलिखित प्रश्नों की आकृति में एक्स एक पासे की खुली अवस्था है, ओपन डाइस है। तो मैंने पढ़ाया था क्लास में, जो मुझसे पढ़े थे कि नहीं पढ़ाया था क्लास में? क्या पढ़ाया था कि हमेशा ट्रिपलेट क्या होते हैं? अपोजिट। तो इस पोजीशन का अपोजिट क्या होगा? ये वाला। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा यह। ओके बॉयज एंड गर्ल्स। और यह बीच वाले और ये क्या होंगे? अपोजिट। इस प्लेन बॉडी का अपोजिट होगा यह डार्क है। क्लियर है या नहीं? और वहां के रूल पढ़ाया था कि यदि अपोजिट बगल में हो तो वह डाइस नहीं बनेगा। अब यहां देखें, दोनों व्हाइट बॉडी हैं और एक ये है, तो क्या इसकी संभावना है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज भी बन रहा है। क्या बी की संभावना है या नहीं है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट बगल में आ गए। आप तुम्हारी बात गलत। सी की संभावना है या नहीं? हो सकती है, क्योंकि यहां के बाद व्हाइट बॉडी और फिर क्या है? ये मे बी। इसको हम गलत नहीं बोल सकते, ले सकते। क्लियर? और डी बाहर क्यों है? ये दोनों, इसके अंदर क्या होगा? ए एंड सी ऑप्शन नंबर। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। यह मिसिंग नंबर पजल हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए होंगे जो कुछ थॉट बेस्ड क्वेश्चन होगा। 3 का मतलब जो लॉजिक आपने यहां लगाया है वही लॉजिक यहां लगाएं और फिर यहां सॉल्व करें। तो गौर से देखना कि यहां नंबर में 2, 4, 5, 3 है। और मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जब बीच की वैल्यू कम हो तो आप इनके बीच को प्लस माइनस करने का प्रयास करना। पर यहां बीच का वैल्यू क्या हो गया? ज्यादा। तो मत घबराना। यह कंफर्म है कि ये कम है तो स्क्वायर तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच और इनके बीच का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इन दोनों के बीच का वो क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखो, यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? अब 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 प्लस 4 20 माइनस इन दोनों का क्या करेंगे? सम करेंगे तो बात बनेगा मल्टीपल। तो 5 इंटू 3 विल बी 15। नहीं मालूम चला। इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर के स्क्वायर का सम कर दिया और नीचे वाले मल्टीपल को माइनस कर दिया। यहां देखो, 6 का स्क्वायर 36,
4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 52, 52 माइनस 6 विल बी 46. Am I right? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9. तो 25 प्लस 9 विल बी 34 और 34 माइनस 8 विल बी 26. ऑप्शन नंबर बी. तो महत्वपूर्ण लगे उसको लिख लेंगे. अब लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 10 नंबर देखें. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये डायरेक्शंस का बेसिक क्वेश्चन है. देखना, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है. कहां से कहां बह रही है? वह लेफ्ट मुड़कर एक छोटी पहाड़ी का अर्धवृत्ताकार चक्कर लगाती है. फिर से वह 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ती है. बताएं अंत में नदी किस ओर बह रही है? रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट. पहले समझने का प्रयास करना. नदी कहां से कहां बह रही है? नदी बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे पूरब की ओर. एंड सच अ वे टर्न्स लेफ्ट. नदी क्या मूव करती है? लेफ्ट. प्लीज कम. लेफ्ट एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड द हिल लॉक. हिल लॉक का मतलब एक छोटा सा ये पहाड़ी है जिसके चारों ओर यह अर्धवृत्ताकार बनाती है. कैसे बनाती है वो? अर्धवृत्ताकार. प्लीज सी, ऐसे. तो जब नदी यहां लेफ्ट टर्न लेगी तो लेफ्ट का मतलब क्लॉक या एंटी? डार्क नहीं आ रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है ना. करता हूं उसमें, यदि मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो बहुत ही अंधेरा हो जाएगा. देखें ठीक लग रहा है क्या? सही है. चले, यह नदी अर्धवृत्ताकार ऐसे मूव किया तो हिल लॉक के चारों ओर यदि वह सेमी सर्कल है, देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल. फिर नदी क्या मूव करता है? लेफ्ट. लेफ्ट और लेफ्ट. एक्चुअली मैं गलत खोल गया, मैं को ठीक कर देता हूं. रुक जाओ अभी. यहां देखना, एक नदी कहां से कहां जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर. एक हिल लॉक के चारों ओर नदी अर्धवृत्ताकार ऐसे मूव करती है. नदी ऐसे जा रही है. क्लियर? फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है तो लेफ्ट का मतलब ही होता है एंटी क्लॉक. बात समझ में आ रही ब्रदर? तो कहा गया अब नदी किस ओर बह रही है तो क्या होगा? ईस्ट. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं. आ जाए क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन आपका सीरीज क्या है? ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. डैश यू वी डैश डब्ल्यू वी टी यू डब्ल्यू डैश यू वी डैश डब्ल्यू वी डैश डी डब्ल्यू. इसका मैंने ट्रिक कहा कि यदि आपको इस पर कमांड करना हो, काइंडली सभी छात्र अपने अपने ग्रुप में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे. यदि इसको आपको इसमें कमांड करना हो तो जितने डिजिट हैं उसको आप पहचानने का प्रयास करें. राइट? तो जैसे यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24. अब यहां देखें तो ये 24 दिखाई पड़ रहा है हमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24. तो यह संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी. तो यदि आप ध्यान से देखो तो कुछ फीलिंग आ रही है. यहां मैं देख रहा हूं WVTU. अब फिर देख रहा हूं W-UV, फिर W-W. हर 4 पे W आ रहा है. तो यदि मैं यहां देखूं तो बात नहीं बनी. तो अब आप देखें कि U के पहले क्या है? T. यदि मैं T यहां ले लेता हूं तो TUV WUV एक सीरीज ये बन गया. अब फिर
लेके चलूं, टी यू वी डब्ल्यू यू वी, फिर यहां टी ले सकते हैं या नहीं? तो वी के बाद क्या, वी के बाद टी है तो टी ले लिया, तो डब्ल्यू वी टी यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है, यू है, तो यहां टूट जा रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें 5-5 का बन सकता है, 6-6 का, 4-4 का। तो यदि हम 4 का लेके चलें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कुछ हट के लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है कि यहाँ टी भी है, यू वी डब्ल्यू भी, 4 ही अक्षर हैं। यहां देखिए टी यू वी डब्ल्यू, अब क्या कहा गया, यू वी टी डब्ल्यू, देख रहे हो ना, ये बीच वाले यहां रिपीट हुए और ये यहां आ गया और ये यहां, फिर देखें बीच वाले वी टी यू डब्ल्यू। पहले सीरीज का सेकंड थर्ड स्टार्ट कर रहा है और पहला थर्ड चला गया 4 फूट। फिर देखें वी टी यू डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, देख रहे हैं ना। फिर देखें यू वी टी डब्ल्यू, वी टी डी डब्ल्यू। तो आपका आंसर होगा टी 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 टी, सिर्फ टी टी ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी छात्र लाइव हैं सही बात को समझ पा रहे होंगे। इस सीरीज के क्वेश्चन यदि आते ही 3 नंबर का होगा, लेकिन फर्स्ट बैच है तो बहुत मॉडिफाई नहीं होने वाले हैं। मैंने कल भी कहा कि 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक अप्रोच वाले होंगे जहां आपको नहीं घबराना है, राइट। आजा, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो आपका लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे कहा गया कि भारतीय महानगरों में विवाहित युग्मों में से संबंधित एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि 20% युगलों के केवल एक एक बच्चे हैं, शेष युग्मों में से 45% के 2-2 बच्चे हैं और बाकी युगलों के 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं। 3 या 3 से अधिक बच्चों वाले युगलों का प्रतिशत क्या है? A recent survey of married couple in India, metro cities show that 20% of the couple have only one child. तो मान लीजिए कि हमारे पास सिटी में 100 कपल हैं। कितने हैं? 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। 20 के पास कितने चाइल्ड हैं? सिंगल चाइल्ड। तो 100 में से 20 के पास कितने हैं? सिंगल चाइल्ड। और फिर लिखा है 45% ऑफ द रिमेनिंग। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका 45 नो, इस 80 का 45%, 80 का जो 45% है, इनके पास कितने बच्चे हैं? 2 चिल्ड्रन हैं, 2 चाइल्ड हैं। तो 80 का 45 का मतलब लिखना, 80 का 40% 32 और 80 का 40 मैं टेक्निक सीखें। 80 का 40% 32 और 4% 4, 36। तो कहने का रिमेनिंग जो होगा उसके पास 3 या 3 से ज्यादा होंगे। तो 20 और 36 56, रिमेनिंग क्या बचा? 44। तो कहने का 44 के पास 3 से ज्यादा बच्चे हैं। देखो प्लीज, 100 में से 20 के पास कितने बच्चे हैं? 1। रिमेनिंग का 45% में कितने हैं? 2। तो हो गया 36। आपको क्या करना था, यहां सिर्फ लिखना था बॉयज एंड गर्ल्स 100 माइनस 20 प्लस 36 विल बी 44। वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या यदि एक आती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? आप देखना, यहां एक क्वेश्चन है ऑड वन आउट, इनमें अलग छांटना है कौन है। MOLN 14, QSPR 18,
XZW/25, RPSQ70। जल्दी बताएं तो कौन अलग लग रहा है? देखें, एक चीज गौर से देख रहे हो आप? तो ऐसे मैं बता रहा हूं, यहां देखना, MOLN14, ऐसा लग रहा है LMNO। क्या लग रहा है? LMNO। गौर कर रहे हैं? और ये 14 किसकी वैल्यू है? N की। फिर देखो आप, QSPR18, तो फिर ऐसा लग रहा है हमें PQRS, और ये R का 18। थर्ड में +1 करेंगे तो फर्स्ट होगा, और फर्स्ट में +1 करेंगे थर्ड होगा। फिर ये यही चक्र चल रहा है ना। अब सी देखना, XZWY25, तो यहां देखें W के बाद क्या है? XYZ25। लेकिन D में देखना आप, क्या S के बाद R होता है? तो यही अलग हैं। यहां हो गया PQRS, यहां हो गया PQRS, दैट्स वाई D इज ऑड वन आउट। तो मेरे ख्याल से जितने भी छात्र लाइव हैं समझ गए होंगे क्वेश्चंस को बनाते वक्त किन किन बातों पर ध्यान देने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट रैंकिंग है लड़कियों की। एक बार ध्यान रखना, रैंकिंग वाले क्वेश्चन कम से कम 1-2 आएंगे। आज मोस्ट वेलकम। यहां लिखा है लड़कियों की एक पंक्ति में जो लेफ्ट से दाएं उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं, सुषमा बाईं ओर से 15वें स्थान पर हैं। तो यह कन्फर्म है कि इस पंक्ति में बहुत सारे गर्ल्स हैं। सभी का फेस कहाँ है? नॉर्थ। तो मैंने पढ़ाया था कि नॉर्थ फेसिंग में यह हैंड क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? राइट। तो लड़कियों की एक पंक्ति में जो बाईं से दाएं उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं, सुषमा लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां एक गर्ल्स है जिसका नाम क्या है? सुषमा। वो लेफ्ट से कितने पर है? 15 पर। तो इन अ रो ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फेसिंग नॉर्थ, सुषमा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। अब कह रहा है जब सुषमा को उसके दाएं 3 स्थान आगे कर दिया जाए, तो अब सुषमा यहां से हटकर यहां आ जाएगी। तो जब यहां आएगी तो उसका रैंक लेफ्ट से कितना होगा? 18। 15 + 3 18। ये सुनो, तो जब यहां जाएगी तो हो जाएगा 18। तो वह रुबीना के बाएं तीसरी हो जाती है। किसके बाएं तीसरी हो जाती है? रुबीना के। तो यही सोचना है कि यहां रुबीना है और रुबीना के थर्ड लेफ्ट है। इसका मतलब रुबीना का रैंक लेफ्ट से कितना है? 21। हिंदी मीडियम। जब सुषमा को उसके दाएं 3 स्थान किया गया तो 15 + 3 18। तो यह सुषमा रुबीना के थर्ड लेफ्ट हो जाती है। इसका मतलब रुबीना लेफ्ट से कितना है? 21। अब लिखा है जो दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, राइट से किस पर है? राइट से किस पर है? 17। तो मैंने पढ़ाया था ना कि जब एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो, एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो, तो कुल संख्या दोनों का सम -1, तो 38 - 1 विल बी 37। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। प्रशांत राहुल सभी ने कहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएंगे फ्री पीडीएफ में, वैसे आप खींच सकते हैं। जब आप
जाएंगे प्ले स्टोर पे तो वहां लिखा हुआ फ्री पीडीएफ में अपलोड है, कल होगा अपलोड। यहां देखें, यह क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। बैंकिंग सेवाओं में बढ़ती व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं। एक विज्ञापन है, और मैंने पढ़ाया था कि विज्ञापन एजम्पशन के रूप में क्या होते हैं, मान्य होते हैं। बैंकिंग सर्विस हैव बीन फाइन ट्यून टू मीट द ग्रोइंग बिजनेस नीड एंड एडवर्टीजमेंट। तो पूर्व धारणाएं का मतलब ही हो जाता है इसका हिडन पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, हिडन पार्ट। इसके पीछे क्या छिपा हुआ भाव है। तो बैंकिंग व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है। बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और नंबर 2 कहा गया, उद्यमी बेहतर बैंकिंग सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। लिखा है इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं प्रीफर बेटर बैंकिंग सर्विसेज। अब आपसे कहा गया कि इसका आंसर ऑप्शन ओनली 1 है, ओनली 2 है, बोथ है, निदर वर नॉट 2 है। देखिए, बैंकिंग सर्विसेज हैव बीन फाइन ट्यून टू मीट द ग्रोइंग बिजनेस नीड। जो बिजनेस ग्रोइंग हो रहा है, तो अब कह रहा है बैंकिंग सेवाओं में बढ़ती व्यावसायिक जरूरतों को, यहां बात किसकी हो रही है, व्यावसायिक। यहां सर्विस की बात नहीं, व्यावसायिक का मतलब जो बिजनेसमैन है। व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री वाले को लोन मिल जाए, मुद्रा लोन मिल जाए, या जो बैंक लोन दे रहा है इजी गोइंग हो, तमाम बातें हैं। तो कह रहा है कि बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यह मेरा कोई एजम्पशन नहीं है, ये तो कंक्लूजन है, ये तो लिखा हुआ है ही। एजम्पशन यह है कि यदि हम ऐसे सुधार करेंगे तो इसके पीछे हिडन है कि जो भी उद्यमी है वो चाहता है कि बैंकिंग सेवाएं क्या हो, अच्छा। आखिर आपने सुना होगा कि जिस बैंक का रेपो खराब है तो वहां से इंडस्ट्री क्या करते हैं, हट जाते हैं। तो ये मेरा हिडन पार्ट है कि उद्यमी जो हैं वो बेहतर बैंकिंग सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। ये मेरा हिडन पार्ट है। इसके अंदर क्या होगा, बी, ओनली 2। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 तो मेरा कंक्लूजन हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि लोन लेना अब आसान हो गया है बैंक से, तो मेरा हिडन पार्ट है कि उद्यमी को प्राथमिकता है कि इजी गोइंग में हम लोन ले पाए। तब तो एसबीआई नंबर 1 बैंक हो गया। तो ये हमारा सेकंड सही। क्लियर। अब देखें, अब एक क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग। स्टूडेंट इज कोडेड एज 301। अब देखो, स्टूडेंट का कोड कितना है, 301। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो मैंने पढ़ाया था टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, याद है। ए से जेड कैसे याद करते हैं, कैसे। ए से जेड के लिए मैंने एक वर्ड कहा था शिफ्ट प्रोडक्ट, CFILORUX। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यह मेरा शिफ्ट प्रोडक्ट है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो सबसे पहले आप बैठा दो नंबर। बताएं तो एस का नंबर कितना है, टी का, यू का, डी का, ई का, एन का, टी का, ऐड कर दें। ये तो 60 हो गया। 60 20 80 90 100 103। अब यही बोलो ओ माई, उल्टा नहीं, राइट टू लेफ्ट। इसके सम कितने हुए, 103। और जब इसका सम 103 है तो यह राइट टू लेफ्ट 301। उसी प्रकार स्कूल का आप सम करके देखे तो कितना आ रहा है, SCHOOL कितना आ रहा है, नहीं 27 है क्या, 27। देखो 19, 3, 8, 15, 15 और 12, इसका सम कितना हो गया 72। रिवर्स कर दोगे तो 27।
ऑप्शन नंबर बी। तो कोई रिकॉर्डिंग से एक दो क्वेश्चन आना ही आने हैं। राकेश मीना नमस्ते नमस्ते। प्रतांत, अब देखें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सी सेट सीजीएल मैथ के लिए। यदि कोई विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं लिखता है, 1 से लेकर 100 तक, तो वह 5 कितनी बार लिखता है? इसको तो आप याद ना करें तो एनालाइज करने का प्रयास करें। 5 लिखने की संभावना 3 जगह है। एक यूनिट इकाई, एक डेसिमल दहाई, और एक कहां होगा? दोनों। तो जब मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट में कहां का है? 5, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85 और 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। ये सुनो, जब मैं दहाई की बात करता हूं डेसिमल में तो कहां कहां है? 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 और 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्लियर। और एक 5 लिखेंगे बोथ, जैसे 50 2 बार। तो ये हो जाएगा 9 + 9 + 2 विल बी 20, ऑप्शन ए। और याद रखना, यदि 5 की जगह संख्या 3 होगा तो भी 20 होगा। एक प्रकार का काफी अच्छा क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग का, इसको आप ठीक से लेके चलें। अब देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया है, यह टॉपिक है एनालॉजी, और इसके टॉपिक के क्वेश्चन की एक संभावना बन रही है वर्ड बेस। इथियोपिया, अफ्रीका, तो ब्राजील क्या होगा? नो डाउट ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। सभी रिप्लाई करें। इथियोपिया, अफ्रीका। कुछ फीलिंग आ रही है आप लोग को? क्या फीलिंग आ रही है? जल्दी बताएं। क्या होगा? वेल डन। बट साउथ अमेरिका, एक्चुअली अफ्रीका के ये नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में है। अफ्रीका के ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में है। इसलिए इसके अंदर क्या होगा? ए। और बता दूं, यह क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि जिसका ज्योग्राफी मान लीजिए बहुत वीक है तो गलत कर बैठेगा। हम लोग जानते हैं कि ब्राजील अमेरिका में, लेकिन कहां है? नॉर्थ या साउथ? साउथ में। तो कॉमन क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में। एक पेपर कटिंग मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 10 क्वेश्चन जो बनाने हैं इजी, उसमें पेपर कटिंग का नाम है। अब देखें, इस रूप से पेपर मोड़ा गया है। जब इसको आप ओपन करोगे तो नियम है कि पहले हम यहां खोलेंगे, ऐसे बनेगा ना, यह पार्ट ऐसे आएगा, ये पार्ट ऐसे कट जाएंगे। जब नीचे आएंगे तो ऐसे कट जाएगा, ऐसे, ये ट्राइंगल ऐसे होगा। यस और नो? इसकी रूपरेखा कहां दिखाई पड़ रही है? ए में दिखाई पड़ रहा आपको? क्यों नहीं? अलग, ये नहीं। सी या डी में बताएं। डी क्यों नहीं? तो यहां नहीं होना चाहिए ना, सी। काफी अच्छा एनालिसिस पावर है। नेक्स्ट, जितने भी छात्र लाइव में सभी रिप्लाई करें। अब आपके पास एक सिलोजिस्टिक क्वेश्चन है ब्लॉक्स वाले। इसमें क्या होता है कि हम लोग दिमाग अपना लगा लेते हैं। कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। यहां क्वेश्चन हैं कि सभी जो नंबर हैं वो किससे डिवाइड होती हैं? 2 से। ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। सभी नंबर 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हैं, सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हैं। अब कहा गया कंक्लूजन, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 4। यहां 4 तो है ही नहीं। यहां मैथ में नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड हो।
इसको बोलेंगे कांट से मुझे क्या मालूम। ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 6, ये भी क्या है, कांट से, कोई जिक्र ही नहीं है, इसके अंदर क्या होगा 6। बस हो गया। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि मैं पढ़ाऊंगा यहां इनइक्वलिटी में 15 ग्रेटर देन 90, एक बच्चे पढ़ा रहा था तो बच्चे बोले कि सर गलत है, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, 15 मुझे क्या मालूम क्या वैल्यू है, ये कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। यहां मैथ की वैल्यू नहीं, आपको यही जानकर होगा कि बहुत बच्चे दिमाग लगा देते हैं तो 6 से होगा, ये हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक से चलना है। जैसे सभी बिल्ली जानवर हैं और सभी बिल्ली पालतू हैं, तो कोई जानवर पालतू है, मैसेज सीखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस हैं बेसिक नॉन वर्बल का। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित श्रृंखला में किसमें सब अक्षर दर्पण में देखने पर यथावत दिखाई पड़ते हैं? ऑल लेटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट appear सेम व्हेन लुक एट अ मिनट। मैंने पढ़ाया था ना 11 होते हैं, कौन कौन? ए बताएं, एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें याद ना भी हो, दिमाग लगाना, क्या सी का कभी समान होगा? एन का सी में सारे समान, ये नहीं, इसके अंदर क्या होगा? सी। हाँ जी, पढ़ाया था क्लास में, 11 बड़े अक्षर हैं जिसके दर्पण प्रतिबिंब क्या होती हैं? समान होती है। राइट, गुलशन ने कहा डी, गुलशन एस का ऐसे बनेगा। अब देखें, यह टॉपिक है इनइक्वलिटी। क्या टॉपिक है ये? इनइक्वलिटी। देखना, कह दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रतीक आना चाहिए जिससे के लेस देन और इक्वल टू एच और एम ग्रेटर देन जे यह सही हो। ये क्या हो? सही। सुनेंगे, के एच से छोटा या बराबर हो और एम जे से बड़ा हो, एम जे से बड़ा। अब एक चीज बताओ, हमें दोनों प्रूफ करना है, तो यहां सबसे आसान है ऑप्शन। यदि इसको लेके चलोगे आप तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। जैसे यहां ऐसे लगा दो तो एम जे का सीरीज रेगुलर या इरेगुलर? टू बे, गलत। ये लेंगे तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए। यदि मैं यहां इक्वल टू का चिन्ह लगा देता हूं तो देखना, क्या के का मान एच से, के का मान एच से छोटा या बराबर है या नहीं है? है। एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, यही होगा, यही बात तो प्रूफ हो रहा है। और यहां देखो एम किससे बड़ा हो जाएगा? जे से, दोनों प्रूफ हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? ए। इनइक्वलिटी के यदि एक क्वेश्चन आते हैं तो इसी बेस क्वेश्चन आएंगे, बहुत वहां रिसर्च नहीं करना। अब यहां क्वेश्चन है कंक्लूजन, सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बाह्य स्रोतों से प्राप्त, जो नहीं देखते मूवी सिनेमा गाना, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थाई का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन जो हैप्पीनेस है वह हमारे भीतर से आती है। जब हम रिजल्ट देते हैं तो ये क्या है? चिरस्थाई है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है। हैप्पीनेस डेराइव फ्रॉम एक्सटर्नल मटेरियल इज मोमेंट्री, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस हैज टू कम फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आती है। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। कर सकते हैं हम, आप गाना सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, कर सकते हैं। तो चलचित्र से मिलने वाली खुशी चिरस्थाई नहीं है। तो जब हम सिनेमा देखते हैं तो वह हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि वह कहलाता है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत का मतलब सिनेमा, मूवी, टीवी, ये सब फ्रेंडशिप की गॉसिप, हम वार्तालाप करते हैं रात रात बैठकर, वो क्या है? बाह्य खुशी। तो यह अस्थाई नहीं है। ये क्या होगा? टू। टू का मतलब
गर्ल समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन एक लीनियर बेस्ड क्वेश्चन है। ये सखियां तान्या, नेहा, कोमल, साध्वी, हिरण और चैत्रा एक पंक्ति में खड़ी हैं। मैं बता दूं कि मेंस में कम से कम 3 क्वेश्चन आने की संभावना सीटिंग लीनियर फ्लोट से है, मिनिमम 3। एक ये, एक वो रहेगा। इसकी लंबाई ज्यादा है बट बहुत ही सटीक क्वेश्चन होते हैं। कितने फ्रेंड हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मित्र तान्या, नेहा, कोमल, साध्वी, हिरण और चैत्रा एक पंक्ति में खड़ी हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन में, नेहा और हिरण के बीच 2 गर्ल्स हैं। आप यहां मत बैठाना, रफली बैठाना। नेहा और हिरण के बीच में कितने हैं? तो कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है। तो कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है, तो यहां भी हो सकता है और यहां भी। अभी इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है, मैं इस लाइन को भी अवॉइड करता हूं। तान्या से पहले केवल एक लड़की खड़ी है। तान्या से पहले केवल एक लड़की खड़ी है। चैत्रा तान्या और हिरण के बीच में है। चैत्रा किस बीच में है? तान्या और हिरण के बीच में, जो पंक्ति के पिछले किनारे से चौथे स्थान पर हैं। अब ये सबसे कंफर्म लाइन आ गया। यहां देखना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। चैत्रा इज बिटवीन तान्या एंड हिरण। हु किसके लिए है? हिरण के लिए। हु इज फोर्थ द बैक एंड ऑफ द रो। बैक का मतलब राइट साइड। तो ये कंफर्म हो गया कि हिरण 1 2 3 4 यहां कौन है? कंफर्म हो गया। हिरण और नेहा के बीच में कितने हैं? तो यहां कौन है? नेहा। तो क्वेश्चन कहां से खुलता है? वैसे जाके कंफ्यूजन हो गए। जो ही इसको पढ़ा मैंने कि चैत्रा तान्या और हिरण के बीच में है, जो किसके लिए है? पंक्ति के पिछले का मतलब राइट साइड से चौथे स्थान पर है। इंग्लिश मीडियम, चैत्रा इज बिटवीन तान्या एंड हिरण। हु किसके लिए है? हिरण के लिए। फोर्थ बैक एंड ऑफ द रो। अब आप ये बताओ, यहां हिरण, यहां नेहा, और फिर मैंने कहा अब कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है। कोमल किस बीच में है? हिरण और साध्वी के बीच में। और तान्या से पहले केवल एक लड़की खड़ी है, तो यहां कौन होगी? तान्या। तान्या से पहले केवल लड़की खड़ी है। आप बताओ कोमल कहां होगी? यहां। कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है। तान्या से पहले केवल एक लड़की खड़ी है, तो यहां कौन बची? कौन बची? चित्र। और लिखा है चित्रा तान्या और हिरण के बीच में है। क्या बोले? एक सेकेंड, ये छूट गया ना। नेहा और कौन? नेहा और हिरण के बीच में 2 लड़कियां हैं। एक सेकेंड, नेहा और हिरण किस में? 2 लड़कियां हैं। कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है। तो मुझे बताओ, कोमल हिरण और साध्वी के बीच में है, तो कोमल यहां भी और यहां भी हो सकती है। यहां मैं लिखता हूं कोमल हिरण एवं साध्वी के बीच में। छोड़ दीजिए। तान्या से पहले केवल एक लड़की खड़ी है, तो तान्या को कहां रखूं? यहां तान्या। और चैत्रा तान्या और हिरण के बीच में है। चैत्रा इज बिटवीन तान्या एंड हिरण। यही प्रॉब्लम कर रहा है ना। आखिर हिरण यहां है, तो यहां के और यहां क्या हो गया? एस। तो फिर चित्रा कहां जाएगी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ क्या है? मिस्टेक है। नेहा और हिरण के बीच में कौन सी लड़की? 2 लड़कियां हैं। तो नेहा और हिरण के बीच में है 2 लड़की। कौन कौन? कोमल और। आंसर तो मिल गया, लेकिन ये लाइन तो फ्लॉप हो रहा है। हमें क्या लगता है मिस्टेक क्या हुआ है कि चैत्रा नहीं, तान्या चैत्रा और हिरण के बीच में है। यहां मिस्टेक ये हुआ है, मैं सुधार दूं, तान्या इज बिटवीन, ऐसे लिखेंगे।
तान्या इज बिटवीन चित्रा एंड हिरण, तो यहां कौन है? चित्र। तान्या इज बिटवीन चित्रा एंड हिरण, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बी होगा। क्या? ना ना, ऐसा। हाँ, क्या? नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि राइट इसको मान लिए, तो ये कहना चाह रहे हो? मतलब देखो, आप इसको मान लिए हैं बैक साइड, ये कहना चाह रहे हो? एक सेकेंड, एक पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लेफ्ट को मान ले बैक। अब देखें, यदि मैं इसको ऐसे देख लेता हूं, हिरण को पंक्ति के पिछले किनारे से तो 1 2 3 4 यहां हिरण लेके चलता हूं, एम आई राइट? और लिखा है कि हिरण और नेहा के जो दो हैं, तो फिर यहां नेहा हो जाएगा, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा ना। तानिया के पहले केवल एक लड़की है। हाँ, एक सेकेंड, यदि मैं ऐसे लेके चलता हूं 1 2 3 4 5 6, अब सुनेंगे, ये तो लिखा है ना कि पी फोर्थ पे कौन है? हिरण। तो फोर्थ किसको मानेंगे, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। तो 1 2 3 4 यहां हिरण हो गए, और लिखा है कि हिरण एवं नेहा के बीच में है दो, यहां नेहा ले लिया। अब तान्या से पहले केवल एक है, तो तान्या से पहले केवल एक है, तो यह भी होगा और यह भी होगा। तो यदि हम यहां तान्या ले लेते हैं, तो अब दिक्कत यह है कि कोमल हिरण और सांध्वी के बीच में है, तो यहां कोमल और यहां सांध्वी। अब लिखा है कि चित्रा तान्या और हिरण के बीच में है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहां राइट लेफ्ट नहीं है, इस पर हम कर सकते हैं। तो भी इसका आंसर क्या होगा? आएगा बी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर में लगे तो आपका यदि आंसर आ रहा है तो उसको आप ले सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट? पटेल नमस्ते, नमस्ते, लिख लिया इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि दो लड़के ए और डी, दो लड़कियां एस और वी का एक समूह है, और एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। टेबल कैसा है? गोलाकार। कितने बच्चे हैं? दो लड़के और दो लड़कियां। अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज ए एंड डी, टू गर्ल्स एस एंड वी आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल ऑल फेसिंग इनवर्ड। सभी का फेस केंद्र की ओर है, इसका मतलब लेफ्ट क्या होगा? क्लॉक। और राइट क्या होगा? एंटी क्लॉक। ए डी और एस के बीच में है। मैंने पढ़ाया था ना कि जिस पर्सन के लेफ्ट, जिस पर्सन के राइट के बारे में कहा गया उसको बैठाना। वी के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है का उत्तर देने के लिए कौन से की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? अब शॉर्ट ट्रिक, ए डी और एस के बीच में बैठा है, यही क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इस पर धूम मचाएगा मेंस में। देखो, यहां मान लिया मैंने, ए मान लिया, क्या मान लिया यहां? ए। यदि ए मान लेते हो तो किसके बीच में है? तो यहां मे बी डी, मे बी एस, मे बी एस, तो यहां कौन होगा? कन्फर्म। लेकिन पूछा गया कि वी के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो वी के लेफ्ट में है मे बी एस। ऑप्शन देखना, वी ए के सामने बैठी हैं, वो तो मैं भी जान रहा हूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। डी एस के सामने बैठा है, इससे होने वाला नहीं है। डी ए के तुरंत दाएं बैठा है। यदि यह बात बोल दूं कि डी ए के तुरंत राइट हैं, तो यहां कौन होगा? डी। और यहां कौन होगा? एस। तो अब वी के राइट, तो पूछा क्या गया? वी के लेफ्ट में, लेफ्ट मीन क्लॉकवाइज कौन होगा? डी। और इसका आंसर के लिए क्या जरूरी है गर्ल्स? सी द करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर? तो क्या? हाँ, तो वी के बाएं डी हो गया।
नहीं नहीं, डी कैसे होगा? आपसे क्या पूछा गया कि वी के लेफ्ट में कौन है, तो मे बी डी, मे बी एस, है ना। यदि मैं इस लाइन को यहां बैठा देता हूं तो प्रूफ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, एक सेकेंड, मुझे प्रूफ क्या करना है कि वी के लेफ्ट में कौन है। यदि मैं इस लाइन को ब्रदर यहां अटैच कर देता हूं तो नहीं बन जाएगा क्वेश्चन। इसी का नाम है डेटा सफिशिएंसी। मान लीजिए कोई जानकारी को छिपा दिया, तो यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। इन दोनों को पढ़कर मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज गौर करो कि 3 नंबर लाने में क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आपको सोचना पड़ेगा ऑप्शन से। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, ये कभी दोनों साथ साथ नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 होता नहीं, ये कभी ऐसे होगा नहीं। 1 का 3, 2 का 4, इसका ये सुनो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट एक सीरीज है 9 21 40 68 क्वेश्चन मार्क 159। ट्राई कर दे सभी, सभी ट्राई करें। कौन रिप्लाई कर रहे हैं इसको? मैंने कहा था ना कि जब दिमाग काम ना करे तो क्या करना, लेयर मेथड। एक चीज बताओ, 9 3 जा 18, बट वहां जाके रूल फेल हो रहे हैं 100। इसमें गैपिंग कितने का है? 12। यहां कितने हैं? बन जाएगा। यहां कितने हैं? यहां देखो, प्लस प्लस 8 ना, सॉरी प्लस 9। तो यहां क्या करेंगे? तो यहां क्या होगा? प्लस 39 107। यहां होगा प्लस 13 प्लस 52। देखो आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 107 लिख लें इसको, 107। यही बनाने का तरीका होना चाहिए। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। आगे बढ़ूं। अब देखिए, ये सीरीज इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे कहते हैं सिमेंटिक सीरीज, जो आपके एसएससी के मेंस में लिखा गया है सिमेंटिक। क्या कह रहा है? एक अंक इस रूप से दिए गए हैं, जो लॉजिक यहां है उसी लॉजिक को आप पहचान कर इसको सॉल्व करें और बताएं कि सी के स्थान पर क्या होगा। मैं चाहूंगा कि सभी छात्र क्वेश्चन को लिख लें। ऐसे क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी मेंस के लिए। का नाम है सिमेंटिक सीरीज। 5 6 14 41 105 203। आप एक चीज गौर से देखना, क्या ऐसा लग रहा है कि 5 और 3 8? नहीं, लॉजिक देखो कितना। इसमें कितना ऐड करेंगे ब्रदर? इसमें कितना ऐड करोगे? तो 1 का मतलब 1 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। वही लॉजिक यहां लगाएंगे। 8 + 1 का क्यूब 19, 2 का क्यूब 8 17, और यह 27। कितना होगा? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। आगे डी निकालने की जरूरत नहीं है ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब यहां एक क्वेश्चन है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। ऐसे क्वेश्चन 3 आएंगे। मैं बता दूं, यह क्वेश्चन कहलाता है डिसीजन मेकिंग, जो एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनिमम में एक, मैक्सिमम 3 की संभावना बन रही है, और यह मान के चलें 99% है कि इस टाइप क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। मैं सिखा रहा हूं तरीका, सुनना। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है आप लोग? पहले हिंदी पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे इंग्लिश।
बच्चे भी कुछ होंगे इंग्लिश वाले। एक संस्था द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल के चयन के लिए निम्न मानदंड हैं। मतलब किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए कुछ मानदंड है। नंबर 1, किसी भी विषय में वो क्या हो, पीएचडी। एक संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो। 1 अक्टूबर 2016 को 45 से कम और 65 से अधिक का ना हो। 60% अंकों के साथ वह पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी, एमकॉम, एमए, और स्नातक की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, 60। हालांकि यदि एक उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय का मतलब ए में 1 के लिए छूट दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी नहीं है तो लिखा है 1 ऊपर, लेकिन अगर उसके पास 15 से अधिक वर्षों का अनुभव हो तो यह मामला संस्थान के डीन के पास भेजा जाएगा। मान लो एक व्यक्ति आया जिसके पास पीएचडी नहीं है, 15 साल से वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के पद पर हैं, एज भी है, यह भी है, उस मामले को कहां भेजेंगे आप, डीन के पास। 2 का मतलब जिसके पास 8 वर्ष का अनुभव नहीं है लेकिन उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी है तो यह मामला अध्यक्ष के पास जाएगा। यह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। सुनेंगे ध्यान से। 3 कंडीशन है ब्रदर। शुड हैव कंप्लीटेड पीएचडी एटलीस्ट 4 कि 8 ईयर्स हैं, एटलीस्ट 8 years of work experience as a principal. On 1st October 2014, it should not be less than 45. And क्या करना पड़ेगा, हिंदी में 16 है क्या, चले 16 होगा। 1st October 16, it should not be less than 45 years and not more than 65 years. Must be passed postgraduate and graduation with 60% should be completed. Okay? अब लिखा है ए में, if he has more than 15 years of work experience, his case will be referred the bench of institution. Number 2, he has the information of the administration's department, the matter will be referred to the president of the institution. जो व्यक्ति पीएचडी नहीं है उस केस को कहां भेजेंगे, डीन के पास। लेकिन नॉलेज क्या होना चाहिए, 15 साल से ऊपर। नंबर 2, जो 8 वर्ष का अनुभव नहीं है लेकिन उसके पास क्या है, एडमिन वर्क का एक्सपीरियंस, कहां भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संदीप सिंह ने क्रमशः 70% अंकों के साथ पीजी और स्नातक को पूरा कर लिया है। बताओ तो कंडीशन नंबर 4 फुलफिल है या नहीं। अब देखें, उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में 16 वर्ष का अनुभव है। क्या कंडीशन नंबर 2 फुलफिल है या नहीं। उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, डिग्री, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं है। वो 59 वर्ष के हैं तो 59 ईयर्स के हैं तो ये भी क्या है, फुलफिल है। तो आप बताओ, जिसके पास 1 नहीं है उसके लिए छूट क्या है, 15 से अधिक वर्षों के कार्य का अनुभव हो तो मामला कहां जाएगा। बताओ संदीप कितने वर्षों से काम कर रहा है, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूं या डीन को भेज दूं, डीन को, तो कहां जाएगा मामला, इजी है या नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, टफ नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की खेल। आपको सिर्फ यहां पढ़ना है, तुम्हारी बात की नहीं आ रही है, और देखना है कि इसमें कौन सा कंडीशन फुलफिल है, कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं। फोटो खींचना है इंग्लिश में। अब देखो, संदीप सिंह हैज अ
completed his master and bachelor degree with 70% marks. तो बताओ तो कितना चाहिए इसमें मार्क्स? 60. कंडीशन नंबर 4 फुलफिल है या नहीं? नाउ ही हैज 16 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल. क्या कंडीशन नंबर 2 फुलफिल है या नहीं? नाउ ही डज नॉट हैव अ PhD. उसके पास क्या नहीं है? कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं है. फिर देखना, ही इज 59 years ओल्ड. कंडीशन नंबर ये फुलफिल है. तो यहां क्लॉज है कि जो 1 फुलफिल नहीं कर रहा है और 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मामला कहां जाएगा? डीन के पास. दैट्स वाई केस रेफर टू डी. आप इसको फोटो ले सकते हैं. क्लियर? एक क्वेश्चन आ गए हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी. काफी अच्छा क्वेश्चन है. आपके सिलेबस का जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, यही टॉपिक है इसमें एक. अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन. अच्छा, उसी का क्वेश्चन है. किसका? उसी का. देखना, रामकृष्णन ने गणित में PhD किया है. क्या किया है? PhD. क्या कंडीशन नंबर 1 फुलफिल है या नहीं? फिर देखें, और शिक्षण में 16 वर्षों का अनुभव है और अभी वह प्रतिष्ठित संस्थान में प्रधानाचार्य हैं. कितने सालों का अनुभव है? 16. लेकिन प्रधानाचार्य के रूप में 8 वर्ष का चाहिए. और यहां देखो 16 वर्षों का कहां गया? 16 वर्षों से अनुभव है. तो 16 वर्ष से वह टीचर है या लाइब्रेरियन है, कोई मालूम है आपको? कितने वर्ष वो प्रिंसिपल हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना. क्या लिखा है? इंग्लिश मीडियम. ही हैज 16 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग. टीचिंग का मतलब टीचर. एंड इज करेंटली अ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल कितने वर्षों से कोई जानकारी है? और यहां क्या लिखा है कि प्रधानाचार्य के रूप में 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखें, अब शिव रामकृष्णन ने 60% और इतने के साथ PG और ये कर रखे हैं. तो क्या कंडीशन नंबर ये फुलफिल है या नहीं? फिर देखो, वह 56 वर्ष का है, तो 56 ईयर्स का है, तो यह भी सही है. लेकिन क्या 2 के बारे में जानकारी है? तो लिखा है अगर उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी है. प्रशासन का भी तो नहीं है ना. उसके पास किसकी जानकारी है? टीचिंग का. आप बताओ ये मामला को क्या करूं? नहीं, अध्यक्ष नहीं जाएगा. अध्यक्ष आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल कितने वर्षों से, तब क्या जवाब देंगे हम? एक सेकंड. अध्यक्ष के पास कब भेजते? जब उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी है. डू यू नो प्रशासन मीन एडमिन. लेकिन उसके पास देखो साफ लिखा है क्वेश्चन में, एंड ग्रेजुएशन इतना कहां लिखा है? इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ही हैज डन PG इतने इतने रिस्पेक्टिवली. साफ लिखा है ना. 16 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग. इसका सबसे अच्छा आंसर मालूम है क्या होगा? जानकारी अपर्याप्त है. हो सकता है कि 10 साल से प्रिंसिपल हो, 8 वर्षों से हो, या 1 साल से भी हो. जानकारी अधूरी है. इसी का नाम है डिसीजन मेकिंग. बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं. क्या तो भी हम नहीं करते. चयन कैसे कर देंगे रिजेक्ट आप? क्या आपको मालूम है कि वो रामकृष्ण कब से प्रिंसिपल के पद पर हैं? रिजेक्ट नहीं कर सकते. इसका आंसर होगा जानकारी अपर्याप्त.